गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, इस लेक्चर में चर्चा करेंगे नेशनल स्तर के जो भी चर्चित स्थान थे उनके बारे में। नवंबर के यहाँ पर करंट अफेयर्स की चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले आज चर्चा करेंगे मैं नरेगा के बारे में। ऐसा हाल ही में जो नरेगा स्कीम है वो योजना में थी। क्यों थी? क्योंकि नरेगा स्कीम में 28 काम है वो न्यू जोड़े गए हैं, नए काम है वो जोड़े गए हैं नरेगा स्कीम में, जिसमें मोबाइल कंप्यूटर कवर का निर्माण करना, इलेक्ट्रिकल बैटरी चार्जर जो चार्जिंग ऑप्टिकल फाइबर होते हैं आदि से संबंधित जो कार्य हैं वो इस नरेगा के तहत जोड़े गए हैं। यहाँ पर चर्चा करेंगे अपन नरेगा स्कीम के बारे में। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जो शहरों की ओर प्रवास कर जाते हैं उस प्रवास को कम करना इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। साथ ही टिकाऊ परिसंपत्तियों का सर्जन करना, सामाजिक समानता है उसको बढ़ावा देना, पर्यावरण रक्षा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गाइस, इसे राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र में लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। ठीक है भाई, पूरे भारत की बात करें तो इसे 1 अप्रैल 2008 में लागू किया गया था। गाइस, इसके तहत एक वयस्क व्यक्ति है, युवा व्यक्ति है, उसको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप रोजगार के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके 15 दिनों के भीतर आपको रोजगार प्रोवाइड करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर ऐसा राज्य सरकार नहीं करती तो राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। दोस्तों, इसके तहत 5 किलोमीटर के भीतर है वो रोजगार प्रोवाइड कराना जरूरी है। अगर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी में आपको रोजगार दिया जाता है तो इसमें 10% मजदूरी है वो कर्मचारी को अतिरिक्त प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों, इसके संचालन की बात करें तो जो अपना ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही इसमें वो सदस्य होते हैं, पंचायत के सदस्य होते हैं जो कि अकुशल कर्मचारी है जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो इस योजना में शामिल होते हैं। ग्राम सभा कार्यों के चयन और वार्षिक कार्य योजना इसके तहत तैयार की जाती है। इसके सामाजिक अंकेक्षण की बात करें तो अपनी जो ग्राम सभा है वो इसका सामाजिक अंकेक्षण करती है जो कि पंचायत के द्वारा की जाती है। ऐसे इस योजना के तहत 1/3 लाभार्थी होती है, 1/3 लाभार्थी होती है वो महिला होती है, अर्थात 33% महिलाओं को इसमें रोजगार दिया जाता है। इसी नरेगा का जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो काम का अधिकार है। राइट, काम के अधिकार की ये बात करता है। गाइस, 20 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रखा गया था एक्ट 2005 के तहत। सॉरी, तो जब ये योजना बनी थी तब उसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। बाद में 20 सितंबर 2009 में इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। आगे है 20 से 22 नवंबर 2024 को उल्कापिंड से जुड़े विषय पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मटमेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों, ये 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन किया गया अपने अहमदाबाद गुजरात में, जो कि उल्कापिंड है उनके विषय से जुड़ी हुई है एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि मंत्री जो अपने अर्जुन मेघवाल है, इन्होंने कहां पर देश का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, देश का पहला संविधान संग्रहालय है वो सोनीपत है, सोनीपत अपने हरियाणा में एचआर में, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है विश्व मत्स्य पालन जो कि 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अवसर पर गाइस केंद्रीय मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी मंत्री है राजीव रंजन, इन्होंने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन का जो राज्य पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया? तो जो अपना उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन राज्य पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया गया है। राइट दोस्तों, उत्तराखंड में मत्स्य पालन के क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयोगों के लिए राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड है जो कि हैदराबाद में है, की ओर से उत्तरी पूर्वी राज्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया गया है। कौन सी संस्था है जिसके द्वारा मत्स्य जो पालन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो दिया गया है उत्तराखंड को? वो दिया गया राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड के द्वारा। ध्यान रखना, राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड है वो कहाँ पर है? वो अपने हैदराबाद में है।
ये है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के बारे में। दोस्तों, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना है, ये देश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है। इसके पहले चरण में 250 मेगावाट की 3 इकाइयां शुरू होंगी। दोस्तों, इस योजना के तहत 17 राज्यों को बिजली प्रोवाइड होगी। मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उनको इस प्लांट के तहत बिजली मिलेगी। गाइस, इस प्लांट की शुरुआत है वो 2021 में की गई थी। यह बांध है वो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा है। वहां पर एक नदी बहती है, सुबनसिरी नदी। उस सुबनसिरी नदी पर यह हाइड्रो पावर प्लांट है वो बनाया जा रहा है। दोस्तों, यह बाई ड्रॉप पावर परियोजना है जिसकी क्षमता है वो 200 मेगावाट की, सॉरी 2000 मेगावाट की इसकी क्षमता है। राइट। इस परियोजना में कुल 8 इकाइयां हैं। यहाँ पर अपन सुबनसिरी नदी की बात करें तो इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी वो सुबनसिरी है। दोस्तों, तिब्बती हिमालय से निकलकर यह नदी मुख्य रूप से अरुणाचल की जो मेरी पहाड़ियां हैं वहां से होती हुई भारत में प्रवाहित होती है। इसकी स्थला करती है विशेष रूप से जल विद्युत क्षमता दोहन के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। राइट। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? दोस्तों, हाल ही में अपना जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो न्यूज में था, जिसके तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो संविधान में जोड़े गए थे। और क्या क्या संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि 42वां संविधान संशोधन आखिरकार हुआ कब था। तो ये हुआ था 1976 में। इसमें बहुत सारे बदलाव किए थे सॉरी इसके तहत बहुत सारे बदलाव किए थे इंदिरा गांधी ने अपने संविधान में। इस कारण इस अमेंडमेंट को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इसमें जो अपनी प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रखना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये अपने RS प्री का आया हुआ क्वेश्चन है, कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। इसके अलावा जो नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है, जो संविधान के भाग 4 क में जोड़े गए हैं, इसके तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए। साथ ही राष्ट्रपति की जो कैबिनेट की सलाह होती है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य की गई। ध्यान रखना, ये राज्यपाल के लिए बाध्य नहीं है कैबिनेट की सिफारिश 42वें संविधान संशोधन के तहत। गाइस, इस अमेंडमेंट के तहत प्रशासनिक अधिकरण होते हैं तथा जो अन्य मामले होते हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई। राइट। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटों को इसके तहत निश्चित भी किया गया था। इसके अलावा 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की जाती है, जो रीट की जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो शक्तियां होती हैं, उनमें कटौती कर दी गई थी। लेकिन वापस से 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 42वें संविधान संशोधन में जो भी कमियां थी, जो भी अधिकार छीन लिए गए थे, उनको दूर करने के लिए 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति थी वो वापस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लौटाई गई थी। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। लेकिन वापस 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसे 5 वर्ष वापस कर दिया गया। राइट। साथ ही नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन है। संसद को राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां है वो मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगी। राइट। कहने का मतलब यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा गया कि संसद जो भी कानून बनाएगी वो मौलिक अधिकारों के ऊपर होंगी, मतलब मौलिक अधिकारों का उन पर कोई दबाव नहीं होगा। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में 3 तत्व हैं वो जोड़े गए। सामाजिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये पूछ लिया जाता है, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए कौन कौन से शब्द हैं, मतलब कौन कौन से आर्टिकल हैं जो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरह जुड़े गए थे। तो सामाजिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना, साथ ही वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करना। ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत अपने नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे।
इसके अलावा भारत के किसी भी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की जा सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार करके 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी की जा सकती है। ये ध्यान रखना है, ये वाली लाइन। दोस्तों, केंद्र को किसी राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति भी इसके तहत दी गई। इसके साथ ही राज्य समवर्ती सूची, जो राज्य सूची है, उसके कुछ विषय को समवर्ती सूची में कन्वर्ट कर दिया गया। राज्य सूची होती है वो तीन होती है: केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची पर राज्य गवर्नमेंट कानून बनाती है और केंद्र सूची पर केंद्र सरकार बनाती है। इसलिए राज्य सूची की 5 विषय है वो समवर्ती सूची में डाले गए ताकि केंद्र सरकार भी इन पर कानून बना सके। ध्यान रखना ये कौन कौन से विषय हैं: शिक्षा, वन, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, न्याय प्रशासन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो सभी न्यायालयों का जो गठन और संगठन है वो इसके तहत आया। इसके अलावा संसद और विधानमंडल में कोरम की व्यवस्था की जो आवश्यकता थी उसको इसके तहत समाप्त कर दिया गया। साथ ही संसद को यह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई कि समय समय पर अपने सदस्यों और समितियों की जो अधिकार है, विशेषाधिकार है आदि का निर्धारण करे। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की व्यवस्था भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत की गई। सिविल सेवकों को दूसरे चरण पर जांच के उपरांत प्रतिवेदन के अधिकारों को समाप्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही को छोटा किया गया। ठीक है, तो ये अपन ने जाना 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। ये है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ तैयार हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है वह लेह लद्दाख में बनने जा रहा है। नेक्स्ट है देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज। कौन सा वर्टिकल रेल ब्रिज है वो रामेश्वरम में तैयार हो रहा है। वहां पर रामेश्वरम, वहां पर देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज बनने जा रहा है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो भी नेशनल स्तर की जो योजनाएं हैं, समितियां हैं, उनके बारे में जानेंगे। अब इतना ही। थैंक यू।